आज हम बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है और ये एंजाइम का पार्ट 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे एंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में। एंजाइम के सेकंड पार्ट में हम एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम का जो इंट्रोडक्शन है वो है एन एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम को हम क्या कहते हैं? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सके। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा कि कैटलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जितना भी सबस्ट्रेट होता है उतना ही प्रोडक्ट जब लास्ट में बनता है तो उसमें एंजाइम सिर्फ इस रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है। वो कभी भी रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट के साथ कभी इन्वॉल्व नहीं होता है और कोई रिएक्शन उनके साथ नहीं करता है। तो ना वो प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ करता है और ना ही रिएक्टेंट के साथ। वो सिर्फ क्या करेगा, जो ये रिएक्शन चल रही है इसकी रिएक्शन को की स्पीड को इंक्रीज करेगा। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब है कि जो ऐसी रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही हो और उनको जो कैटलाइज करेगा उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम क्या है? एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। मोस्ट एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। जो बहुत मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो क्या है? प्रोटीन है। टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इनका। तो मोस्टली जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। सम एंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो नॉन प्रोटीन है, जैसे कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट शो करते हैं अपने आप को। उन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑलमोस्ट एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो जो एंजाइम है वो आपको पता है कि हर तरफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जितनी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं सारी की सारी प्रोसेसेस में एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में, डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल सिग्नलिंग में। सबसे पहले 1857 में फ्रेंच साइंटिस्ट जो है लुईस पाश्चर, उन्होंने सबसे पहले फर्मेंटेशन की स्टडी की और उसमें ईस्ट को देखा। ठीक है, ईस्ट में देखा कि फर्मेंटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले इसे किसने नोटिस किया? लुईस पाश्चर ने। उसके बाद जर्मन केमिस्ट जो है एडवर्ड बुकनर, उन्होंने इसका नाम दिया फर्मेंटेशन में, इसका नाम दिया जाइमेज। ठीक है, फर्मेंटेशन जाइमेज। उन्होंने कहा जो ये एक्टिविटी हो रही है, जो ईस्ट में फर्मेंटेशन हो रहा है, वो उसका नाम दिया गया जाइमेज। और जो एंजाइम टर्म दिया है वो दिया है कोहने ने। तो वेलहम कोहने ने 1878 में ये टर्म एंजाइम दिया सबसे पहले। फिर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? एंजाइम स्पीड अप केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि जो एंजाइम होता है वो कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। वो क्या करता है, जो रिएक्शन है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको वो उसको वो लोअर कर देता है। मतलब अगर कोई बैरियर है, कोई प्लेयर है, उसने उसको हाई जंप अगर इस लेवल की लगानी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका लेवल को, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। मतलब इस लेवल को कम कर देगा जिससे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट जो होंगे वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके। तो अभी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू रिएक्शन कैटलाइजिंग ओनली वन और अ फ्यू रिलेटेड रिएक्शन। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। मतलब किसी एक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो कैटलिस्ट जरूरत है वही कैटलिस्ट उस रिएक्शन को परफॉर्म कर पाएगा, वही एंजाइम उस रिएक्शन को परफॉर्म कर पाएगा। उसके अलावा कोई दूसरा एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शंस एंड कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो कभी भी जो रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो वो कंज्यूम नहीं होते हैं। इसलिए जितने एंजाइम्स आपने रिएक्शन शुरू होने पर डाली है तो उतने ही एंजाइम प्रोडक्ट जब बनेगा उस समय भी आपको उतने ही एंजाइम मिल जाएंगे। तो वो कभी भी कंज्यूम्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये मल्टीपल टाइम इसका रीयूज कर सकते हैं। एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच लेवल।
कोई भी एंजाइम अपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर है इनका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और pH है 7, ठीक है। तो 7 pH पे और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये क्या करेंगे, अपना बेस्ट काम करेंगे। अगर टेम्परेचर या pH ज़्यादा कर दिया जाए तो ये डीनेचर हो जाएंगे, और अगर कम करा जाए तो ये इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। मोस्ट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो किसी भी रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में परफॉर्म करा सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर और रॉन्ग pH कैन डीनेचर एंजाइम कॉजिंग देम टू लूज देयर फंक्शनल शेप। तो बहुत हाई एक्सट्रीम कंडीशन में जिसमें जैसे हाई टेम्परेचर है या रॉन्ग pH है तो ये डीनेचर हो जाते हैं, मतलब इनका शेप जो होता है वो खराब हो जाता है, अपना फंक्शनल शेप को लूज कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट है टर्नओवर नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल्स। तो टर्नओवर नंबर क्या होते हैं कि एक मिनट में कितना एंजाइम अपना, उसकी एफिशिएंसी क्या है, मतलब वो एंजाइम कितनी रिएक्शन को कितनी तेजी से कर सकता है, उस चीज को उसका टर्नओवर नंबर कहते हैं। जैसे आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पढ़ा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में जो CO2 है वो H2O के साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है, HCO3 क्या बना रही है ये, कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड को बनने के लिए जो एंजाइम इसमें यूज होता है वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो एंजाइम भी लिख देती हूँ मैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो अगर इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तो ये रिएक्शन जो ये मॉलिक्यूल हैं CO2 से H2O के बाद कार्बोनिक एसिड कितना बनेगा, आपका 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पर आवर, ठीक है। और अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा तो इसकी पावर हो जाएगी 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो आप समझिए कि इसने रिएक्शन को कितना स्पीड अप कर दिया। 1 घंटे में जहां सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, वहां 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड के बन जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं, इस एफिशिएंसी को कहते हैं टर्नओवर नंबर। अब है कि एंजाइम कैसे बना है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स जो प्रोटीन से ही बने हैं, ठीक है, और कुछ एंजाइम मैंने आपको बताया कि वो RNA मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं। तो जो RNA मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, राइबोजाइम है। आ राइबोजाइम इज एन RNA मॉलिक्यूल विद कैटालिटिक एक्टिविटी कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग रिएक्शन सिमिलर टू प्रोटीन एंजाइम। तो जैसे प्रोटीन एंजाइम काम करता है सेम ऐसे ही ये काम करता है। इसका एग्जाम्पल है RNase-P, ठीक है, ये RNA प्रोसेसिंग में काम करता है। राइबोसोम दूसरा एग्जाम्पल है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में काम करता है। उसी तरीके से ये तो हो गए जो ऐसे एंजाइम्स जो किससे बने हैं, RNA से बने हैं। लेकिन जो मोस्टली एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हैं, ठीक है। एंजाइम जो है प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। तो जो प्रोटीनियस एंजाइम्स होते हैं वो उनकी 2 कैटेगरी होती है, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो सिंपल एंजाइम क्या है, जो सिर्फ अमाइनो एसिड के बनते हैं, ठीक है, कंसिस्ट एंटायरली ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें अमाइनो एसिड के अलावा कोई और सब्सटेंस या कोई और मॉलिक्यूल या कोई और आयन कुछ नहीं जुड़ा है, सिर्फ वो किससे बने हैं, अमाइनो एसिड से। इसका एग्जाम्पल है पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और यूरिएज। उसके अलावा दूसरे एंजाइम्स होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या है, इन्हें होलो एंजाइम भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन पार्ट, एपो एंजाइम एंड अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट कोफैक्टर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है DNA पॉलीमरेज। तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये जैसे आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम को मैंने बताया आपको क्या कहेंगे, इसको होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इसमें एक पार्ट है प्रोटीन पार्ट, जैसे समझिए कि ये एक आपका एंजाइम है, ठीक है, ये कंप्लीट एंजाइम ये है। तो ये जो एंजाइम का पार्ट है ये सिर्फ प्रोटीन का बना है, तो इसे आप एपो एंजाइम कहेंगे। और ये इसमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसे आप कोफैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर
प्रोटीन के साथ ये नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं जुड़ा होगा, कोफैक्टर नहीं जुड़ा होगा, तो ये एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये तब तक इनएक्टिव रहते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो एपो एंजाइम बिना कोफैक्टर के कोई भी रिएक्शन में परफॉर्म नहीं कर सकता है, किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता है। एपो एंजाइम्स क्या हैं? द प्रोटीन पार्ट ऑफ अ कॉन्जुगेटेड एंजाइम विच इज इनएक्टिव ऑन इट्स ओन एंड रिक्वायर्ड अ कोफैक्टर टू बिकम फंक्शनल। ठीक है, उसे फंक्शनल करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत है। कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है। ठीक है, इसको देखिए, अगर ये मेटल आयन है तो ये दो तरीके का है, मेटल एक्टिवेटेड और मेटलो एंजाइम। और को एंजाइम का मतलब ये ऑर्गेनिक है। अगर इसके साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़ा है, कोफैक्टर की जगह पर क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इसे को एंजाइम कहते हैं। याद रखिएगा, कोफैक्टर अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसे हम क्या कहेंगे, को एंजाइम कहते हैं। तो मेटल एक्टिवेटेड क्या होते हैं कि ऐसे एंजाइम जो टाइटली बाउंड नहीं रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, जैसे ये कोफैक्टर है, इसके ये एपो एंजाइम है, इसके साथ मान लिया ये मेटल एक्टिवेटेड जुड़ा है, तो ये अगर लूजली बाउंड है, मतलब रिएक्शन अगर खत्म हो गई तो मेटल जो होगा ये यहाँ से हट जाएगा और एपो एंजाइम अलग हो जाएगा। तो अगर ये लूजली बाउंड है तो इसे हम कहेंगे मेटल एक्टिवेटेड। और यही मेटल आयन, ठीक है, मान लिया Mg+2 है, तो अगर यही मेटल आयन इसके साथ टाइटली बाउंड है, बिल्कुल टाइटली जुड़ा है और पूरी रिएक्शन परफॉर्म कराने के बाद भी वो उसमें बाउंड रहता है, तो उसे हम कहते हैं मेटलो एंजाइम। तो मेटल आयन के साथ मेटल एक्टिवेटेड और मेटलो एंजाइम में बस इतना ही डिफरेंस है कि ये लूजली बाउंड है और ये टाइटली, ये टाइटली बाउंड है। दूसरा, इधर अगर नॉन प्रोटीन पार्ट आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ तो उसे हम कहेंगे को एंजाइम। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल परमानेंटली बाउंड है, ठीक है, परमानेंटली बाउंड है, तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो लूजली बाउंड है तो उसे कहते हैं को सबस्ट्रेट। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या है, जैसे आपका एग्जाम्पल है हीम, साइटोक्रोम एंजाइम में जो हीम होता है उसके साथ परमानेंटली जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। को सबस्ट्रेट क्या होते हैं, वो एक को एंजाइम है जो टेम्परेली बाइंड है एंजाइम के साथ, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो किसी ना किसी मॉडिफाइड फॉर्म में निकलते हैं। जैसे NAD+ है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये NADH में रिलीज होगा। तो ये एपो एंजाइम, द प्रोटीन पार्ट ऑफ अ कंजुगेटेड एंजाइम विच इज इनएक्टिव ऑन इट्स ओन एंड रिक्वायर अ कोफैक्टर। ठीक है, फंक्शन होने के लिए इसे कोफैक्टर की जरूरत है। कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, और ये जब तक ये लगेगा नहीं प्रोटीन में तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। ये इधर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, आयन्स हो सकते हैं, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो इन्हें को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, मेटलो एंजाइम क्या है, जो एक से ज्यादा अगर मेटल साइन जुड़े हैं और टाइटली बाउंड है तो हम उन्हें कहेंगे मेटलो एंजाइम। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस Zn2+, इसमें टाइटली बाउंड रहता है। दूसरा है मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, ऐसे एंजाइम्स जो उसमें क्या जुड़ा है, मेटल आयन जुड़ा है, एक्टिवेट होने के लिए मेटल आयन की जरूरत है, लेकिन ये टाइटली बाउंड नहीं है, लूजली बाउंड है। तो काइनेजेस रिक्वायर Mg2+ टू बाइंड ATP। तो इससे सिर्फ जरूरत है, जैसी रिएक्शन खत्म होगी तो Mg2+ हट जाएगा। फिर है कोएंजाइम, a small organic molecule है that act as cofactor adding in enzymes function by carrying chemical groups और electrons। ठीक है, तो केमिकल ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में काम आता है। अगर परमानेंटली बाउंड है, टाइटली बाउंड है, तो क्या है, आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और अगर लूजली बाउंड है तो को सबस्ट्रेट है। और ये क्या होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये एक मॉडिफाइड फॉर्म में रिलीज होता है। फिर है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या हैं, ऐसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर ही, जिस सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं उसी सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि वहीं अपना पूरा जो उनकी रिएक्शन है वो वहीं चलती है। तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स आर एंजाइम्स दैट फंक्शन इनसाइड द सेल्स वेयर दे आर सिंथेसाइज। तो जहां सिंथेसाइज हो गए होंगे वो वहीं पर वो अपना काम करेंगे। दीज एंजाइम प्ले एन एसेंशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सच एज एनर्जी प्रोडक्शन, DNA रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये एंजाइम्स जनरली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ऑर्गेनेलीज में, न्यूक्लियस में।
इसके एग्जाम्पल हैं कैटालाइज, हेक्सोकाइनेज, डीएनए पॉलीमरेज और एटीपी सिंथेसिस। दूसरा है कैटेगरी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की। ये एंजाइम्स क्या हैं? ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो जिस सेल में सिंथेसाइज होते हैं वहां पर वर्क नहीं करते हैं, बल्कि दूसरी जगह जाते हैं, सिक्रीट होते हैं एक्सटर्नली और दूसरी जगह जाकर उस सेल से बाहर जाके अपना एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर एंजाइम्स दैट आर सिंथेसाइज्ड विद इन सेल बट सिक्रीटेड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू कैटलाइज रिएक्शन आउटसाइड द सेल। दीज एंजाइम यूज इन डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में, डीकम्पोजिशन में, पैथोजेनेसिस में और मॉलिक्यूल्स के ब्रेकिंग डाउन में, इन सब में ये यूज होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो पेनक्रियाज में सिक्रीट होता है, ठीक है, और एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पेनक्रियाज में तो सिक्रीट होता है लेकिन पेनक्रियाज के बाहर जाके ड्यूडेनम में जाता है और वहां जाके अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। सेकंड है जो फंजाई सिक्रीट करती है, सेलुलेज, लाइगनेज, ठीक है, ये डिग्रेडेटेड प्लांट मटेरियल इन द सॉइल। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीजेज और लाइपेजेस को सिक्रीट करता है जो होस्ट टिश्यूज को ब्रेक डाउन करते हैं। अब है हाउ एंजाइम ऑपरेट। ठीक है, एंजाइम किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, किस तरीके से, क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, किस तरीके से वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक मिनिमम अमाउंट है रिएक्शन एनर्जी का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए। अगर उतनी एनर्जी उन रिएक्टेंट के पास नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक एनर्जी लेवल है जो इतना रिएक्टेंट के पास होना चाहिए तभी वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। ठीक है, अगर एंजाइम उसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई रहेगी, विच मेक्स द रिएक्शन स्लोअर सिंस फ्यूअर मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम दिस बैरियर। तो कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस बैरियर को ओवरकम कर पाएंगे और ज़्यादा रिएक्शन तेज नहीं हो पाएगी। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी अलाउइंग द रिएक्शन टू प्रोसीड फास्टर इवन अंडर माइल्ड बायोलॉजिकल कंडीशन। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो फास्टर होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये है आपका सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, ठीक है, जो आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये बना है प्रोडक्ट, ये बनना है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनने में जो एक्टिवेशन एनर्जी है नहीं वो है 7। ठीक है, और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास एनर्जी है, इसके पास 3, इसके पास 2, 2, 1, 3, 3, 2, 7, 8, 9, 1, 2, 2, 3, 3, 1। तो आपको जब ये रिएक्शन परफॉर्म करनी है तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनके पास एनर्जी जो होनी चाहिए वो 7 होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपकी 7 है। मतलब एक बैरियर है जिसको पार करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी लेवल कितना चाहिए? 7, तभी ये प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो इसमें से 7 देखिए कितने की है? 1, 2, 7 से ऊपर है 3। सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास 7 या 7 से ऊपर एनर्जी है। तो सिर्फ 3 मॉलिक्यूल ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत स्लोली बनेगा और बहुत कम बनेगा। तो एंजाइम क्या करता है? ये जो बैरियर है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है 7, इसको कर देगा 2। तो अब जैसे ही ये एनर्जी लेवल 2 हुआ तो देखिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं 2 या 2 से ऊपर वो मोस्टली इसमें आप परफॉर्म करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अभी तक जो सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब इसमें 10 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे और आपका प्रोडक्ट जो होगा वो तेज बनेगा और रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इसमें जनरली करता है क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? एक टेम्परेरी स्टेट है जहां पर जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं,
ठीक है, जैसे रिएक्टेंट्स हैं, इनके जो ओल्ड बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड बनेंगे, तभी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और नई रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो ये क्या करता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, काफ़ी दूर दूर हैं, इनमें कोलिजन नहीं हो पाता है। तो जब एंजाइम इसमें जाता है तो एंजाइम क्या करता है, इनको अपने में बाइंड करवा लेता है। ठीक है, इस तरीके से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन जाता है, ES बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के में ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, और इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो ओल्ड बॉन्ड हैं वो टूटना शुरू होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरीके से ये एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने में अटैच कर लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है और इसके बाद बनता है प्रोडक्ट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट को फास्ट करता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, जिसमें ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं और न्यू बॉन्ड बन रहे हैं, और जितनी जल्दी न्यू बॉन्ड बनेंगे उतनी जल्दी वो एनर्जी, वो रिएक्शन क्या होगी, स्पीड अप होगी, उतनी जल्दी वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो क्या है, द ट्रांजिशन स्टेट इज द टेम्परेरी हाई एनर्जी स्टेट दैट रिएक्टेंट पास थ्रू बिफोर बिकमिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनने से पहले ये स्टेज आती है। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट अनस्टेबल पॉइंट इन द रिएक्शन वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर पार्शियली ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर पार्शियली फॉर्म्ड। This state has the highest free energy along the reaction pathway, and overcoming this energy peak is essential for the reaction to proceed. ठीक है, देखिए अब ये क्या है, ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में हम इसे समझते हैं। तो ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है जहां पर ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं और न्यू बॉन्ड बन रहे हैं। यही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यही पॉइंट इसका एक्टिवेशन एनर्जी है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ओल्ड बॉन्ड रिएक्टेंट्स के टूटेंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे, जिससे प्रोडक्ट तुरंत बन जाए। तो जो रिएक्शन होती है उसको, ठीक है, ये क्या है, इनिशियल एनर्जी स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये इनिशियल स्टेट है सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल, और उसको किसी भी रिएक्शन को, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट ये है, किसी भी जो रिएक्टेंट है उनको यहाँ तक पहुँचना है जिससे वो ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे। तो इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिएक्टेंट को यहाँ तक रीच करना है, इतना एनर्जी लेवल बढ़ाना है। तो ये क्या है, जब हमने ये अनकैटलाइज रिएक्शन, मतलब इसमें एंजाइम हमने नहीं डाला है, तो जब हम इसमें एंजाइम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसी रिएक्शन में, तो वो बैरियर को, जो ये बैरियर है उसको शॉर्ट कर देती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट है वो तुरंत आने लगती है। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से जो एंजाइम्स है वो अपना वर्क करता है और रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अब है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट इज अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड एंड द केमिकल रिएक्शन अकर। ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम को कहेंगे कि वो इस ऐसा होता है, और वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को यहाँ इन पोर्शन में बाइंड करवाता है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिव साइट। ये है एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या है, स्पेसिफिक रीजन है एंजाइम का जहां सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, और ये इसमें बाइंड होगा तो ये क्या होंगे, कोलिजन करेंगे आराम से, जल्दी से नजदीक आके बॉन्ड्स, जो पुराने बॉन्ड्स होंगे उन्हें तोड़कर नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। इट हैज अ यूनिक शेप एंड chemical environment that matches the substrate ensuring specificity. The enzyme act only on certain substrate. तो देखिए ये जो एंजाइम है इसमें स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके जुड़ेगा, मतलब जो रिएक्टेंट है अगर A और B हैं तो एक में A और एक में B भी जुड़ेगा, और ये आप आगे जाकर C और D में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एंजाइम्स में कुछ भी आके जुड़ जाएगा, तो उनकी जो एक्टिव साइट होती है वो स्पेसिफिक होती है। The active site is formed by folding of enzymes polypeptide chain creating a distinct pocket or groove. ये distinct pocket और grooves बनाते हैं, और क्या होता है, ये एंजाइम पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग से बनते हैं, तो ये एक्टिव साइट होती है। तो ये किस तरीके से एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट में आकर बाइंड होते हैं, इसके लिए दो मॉडल दिए गए हैं। एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। पहला है लॉक एंड की मॉडल, जिसे हम फिशर मॉडल भी कहते हैं। ये एमएल फिशर ने 1894 में प्रपोज किया था। इसमें उन्होंने क्या कहा था, जो एंजाइम है वो एक लॉक है, और जो इसकी जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, की है।
और तो इसे इसलिए लॉक एंड की मेथड का मॉडल कहा गया, जिसमें ये एंजाइम जो है वो लॉक है और ये जो सबस्ट्रेट है ये कीज हैं, और ये परफेक्टली इसमें ये सबस्ट्रेट इस वाले पोर्शन में और ये सबस्ट्रेट इस वाले पोर्शन में जाकर अटैच हो जाता है और परफेक्टली क्या बना देते हैं, फिटिंग के की फिटिंग इनटू अ लॉक, इस तरीके से वर्क करता है। और ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट, जो एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। तो फर्स्ट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल, जो कोशलैन मॉडल भी कहते हैं इसे, डैनियल कोशलैन ने दिया था 1958 में। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो एंजाइम्स होता है ये सबस्ट्रेट के हिसाब से अपनी स्ट्रक्चर को चेंज भी कर लेता है। ठीक है तो ये स्पेसिफिक, देखिए है तो ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, लेकिन अगर सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर चेंज है तो ये अपने आप को चेंज भी कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है और जब ये सबस्ट्रेट आकर इसमें ज्वाइंट होता है तो ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये क्या करता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज भी करता है सबस्ट्रेट को बाइंड करवाने के लिए। ठीक है, तो इसे कहा गया है इंड्यूस फिट मॉडल। तो दोनों में बस ये डिफरेंस है कि इसमें सबस्ट्रेट जो होता है वो अपना शेप चेंज कर सकता है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन एंजाइम सबस्ट्रेट बना, ES बना, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो गया। अब है एंजाइम का क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन थोड़ा रीसेंट क्लासिफिकेशन है, वो दिया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने। ठीक है, उसने एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया है और उसने एंजाइम को 6 कैटेगरी में रखा है। तो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसे EC1 नाम दिया है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है कि ये EC1 है। EC1 में ऑक्सीडोरिडक्टेज आता है, EC2 में ट्रांसफेरेजेस हैं, EC3 में हाइड्रोलेजेस हैं, EC4 में लाइजेजेस हैं, EC5 में आइसोमेरेजेस हैं और EC6 में लाइगेजेस हैं। तो ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद करना है कि EC1 में क्या है, क्या रखा गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज इसी नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन परफॉर्म होंगी। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। जबकि रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन है और ऑक्सीजन का रिमूवल है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन, वो एक साथ चलती हैं। अगर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। तो दीज टाइप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस। साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन जो होता है वो हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और O2 को दे देता है, और O2 को किसमें, वाटर में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C से लेकर ऑक्सीजन को देता है और उसे वाटर में रिड्यूस कर देता है। तो ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके जो रिएक्शन परफॉर्म होंगी उसमें जितने भी एंजाइम यूज होंगे वो EC ग्रुप 1 ऑक्सीडोरिडक्टेज में रखे गए हैं। इसके सब टाइप हैं, जितने भी ऑक्सीडेजेस हैं, जितने भी रिडक्टेजेस हैं, डिहाइड्रोजिनेजेस हैं और परऑक्सीडेजेस हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, ऑक्सीडेजेस ऑक्सीडोरिडक्टेजेस में रखे गए हैं। सेकंड है ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस EC2, ये EC जो है वो है एंजाइम कमीशन नंबर। ठीक है, एंजाइम कमीशन 1, एंजाइम कमीशन 2। इसमें क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज को ही ट्रांसफर कर देते हैं। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये रिएक्शन है पायरुवेट प्लस ग्लूटामेट, ये L-एलेनिन और अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाता है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमीनेज। ठीक है, GPT। तो ट्रांस अमीनेज क्या करता है, ये पायरुवेट के जो अमीनो ग्रुप है, पायरुवेट में जो अमीनो ग्रुप है उसको ट्रांसफर कर देता है ग्लूटामेट में। पायरुवेट का जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, पूरा ग्रुप ही फंक्शनल ग्रुप एक से दूसरे में चेंज करता है। थर्ड है आपका, अच्छा इसके जो सब टाइप हैं वो हैं काइनेजेस, अमीनो ट्रांसफेरेजेस और मेथाइल ट्रांसफेरेजेस। ये सारे के सारे किस ग्रुप में आएंगे, EC2 में, ट्रांसफेरेजेस में, जो ट्रांसफर कर रहा है। थर्ड है आपका हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होती है एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के एडिशन से, वाटर को यूज करके क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड को तोड़ते हैं।
उसको ब्रेक किया जाता है। जैसे अमाइलेज है, ठीक है, अमाइलेज कहाँ है, स्टार्च है, स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज करता है, और स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन में वो ब्रेक डाउन करता है। तो वो अमाइलेज जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, वाटर को ऐड करता है और वाटर को ऐड करके स्टार्च के जितने बॉन्ड हैं उनको तोड़ता है। इसमें है सब टाइप प्रोटीएजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लिएजेस। फिर है EC4, EC4 में है लाइजेजेस। ये क्या करते हैं, कैटलाइजिंग द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये भी केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं और ऑक्सीडेशन भी नहीं करते हैं, मतलब उसमें वाटर को विदाउट वाटर करते हैं, इसमें वाटर का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। ऑफन फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसमें क्या है, जैसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये 6 कार्बन को 3 कार्बन और 3 कार्बन 2-3 कार्बन में डिवाइड कर देंगे। फ्रक्टोज 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। ये 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल है उसको 3-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया। इस रिएक्शन को कौन परफॉर्म करता है, एल्डोलेजेस, इसका एंजाइम है। ब्रेक डाउन अ 6 कार्बन शुगर इनटू 2-3 कार्बन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इसके सब टाइप हैं डी कार्बोजाइलेजेस और फ्यूमरेजेस। फिर नेक्स्ट है आपका आइसोमेरेजेस, EC5। कैटलाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एन आइसोमर्स। तो ये आइसोमर्स जो होते हैं उन्हीं को रीअरेंज करता है, ठीक है, मतलब आइसोमर्स बनाता है, इधर से उधर रीअरेंज करके मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करके क्या बना देता है, आइसोमर्स बना देता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, आइसोमर्स हैं। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज करता है, और इसका जो आपका एंजाइम है वो हेक्सोज आइसोमेरेज इसमें यूज होता है, इसे फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज भी कहते हैं। इसके सब टाइप हैं एपिमेरेजेस, रेसिमेजेस, म्यूटेजेस। लास्ट है EC6 लाइगेजेस। Catalyze the joining of 2 molecule using energy from ATP to or other nucleotide triphosphate, ठीक है। नए बॉन्ड बनाते हैं ATP को यूज करके या न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करके नए बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे पायरुवेट जो होता है वो CO2 के साइड बाइंड होने के लिए ATP का यूज करता है, ठीक है। पायरुवेट और CO2 आपस में बॉन्ड बना के ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं, और इसमें क्या यूज होता है, ATP यूज होता है। तो ATP का यूज करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं। ये जितने भी सिंथेसेजेस हैं और कार्बोजाइलेजेस हैं वो इसके सब टाइप हैं। तो ये आपका एंजाइम का चैप्टर खत्म हो गया है। इसका सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, पार्ट 2 में इसके फैक्टर्स और एंजाइम काइनेटिक्स।